Good morning, everyone. Good morning, Shubhamkar. Good morning, good morning. चलो कौन कौन आ गया? बद्री, आकांक्षा, शुभमकर, कोमल, मनमत. Good morning. So, good morning, everyone. So, as per discussion, हमें आज जो है न्यू टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करना है, दैट इज रोटेशनल डायनेमिक्स. और लास्ट टॉपिक जो हमने देखा है दैट इज ग्रेविटेशन. जितना इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशन है देखो उतना ही इंपॉर्टेंट रोटेशनल डायनेमिक्स है, क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे है कि इनको मिला के आपके नीट के एग्जाम में कंपलसरी 5 क्वेश्चंस आते हैं. समझ रहे हो आप? 5 क्वेश्चंस, ग्रेविटेशन एंड रोटेशनल डायनेमिक्स दोनों को मिला के 5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 20 मार्क्स. यानी जितना इंपॉर्टेंट थर्मल सेक्शन है, जितना इंपॉर्टेंट पूरा ऑप्टिक्स सेक्शन है, उतना इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक का मैकेनिक सेक्शन का इतना पार्ट है. ठीक है, तो इनको बहुत ज्यादा ध्यान से करना है. जैसे हमने ग्रेविटेशन के लिए पूरा एक वीक दिया था, इसलिए और उसके बाद आपने पूरे मॉड्यूल में से हर एक क्वेश्चन, देन डीपीपी के हर एक क्वेश्चन 3-3 बार जब तक सॉल्व नहीं हो रहे थे तब तक हम ग्रेविटेशन को ही टाइम दे रहे थे. ठीक है, सो सेम वे हमें वर्क करना है अबाउट रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन. लेकिन ये रोटेशनल मोशन की कंसेप्ट पे डायरेक्टली जाने से पहले हमें और एक कंसेप्ट यहाँ पे पढ़नी पड़ती है, दैट इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास. तो पहले आज हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्कशन करेंगे. जैसे सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन खत्म होगा उसके बाद हम रोटेशनल मोशन में जाएंगे. रोटेशनल मोशन का सिलेबस एकदम सिंपल है. देखो जैसे हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में जो जो कंसेप्ट पढ़ी है वही कंसेप्ट हमें पढ़नी है. बस हर बार क्या करेंगे, हम जो ट्रांसलेशनल लीनियर टर्म्स होती है उसको एंगुलर पार्ट में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो पहले आते हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर. क्या होता है सेंटर ऑफ मास मतलब? कमन फास्ट चार्ट में मुझे आंसर्स बोलो. आपकी क्या आइडिया है सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ मास? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलो कमेंट फास्ट, कमेंट करो. ओके, सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है? आंसर्स मिल गए. चलो बोर्ड पे ध्यान दो. सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है? इट इज एन imaginary point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. क्या बोला जा रहा है देखो, बेसिकली ये इमेजिनरी पॉइंट है. प्रैक्टिकली हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, मतलब उसको रिमूव किया तो बॉडी का मास रिमूव होगा, ऐसे नहीं होगा. ये इमेजिनरी पॉइंट है जिसके ऊपर हो रहा क्या कि बॉडी का पूरा मास जैसे कि सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसे हमें लगता है. ऐसे कंडीशन क्रिएट होती है कि जैसे वो पूरा मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, हमें क्या करना है, किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करना है. अब डिस्प्लेस करने के लिए वेरियस शेप की बॉडी दी जाती है. अगर आपको एक डिस्क दी है बहुत बड़ी 20 kg की, और हमें क्या करना है, उस डिस्क को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है. अभी डिस्क को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके जाते टाइम हमारे पास दो ऑप्शन है. एक तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्क के एंड में पकड़ के फिर उठा के उसको लेके जा सकते हैं, या फिर सेंटर पे एक हैंगर दिया है, हैंगर को पकड़ के फिर हम डिस्क को लेके जा सकते हैं. तो वहां पे जिसने फिजिक्स पढ़ा भी नहीं है, जो एड़ा का बड़ा है, वो भी क्या करेगा, डिस्क को एंड में नहीं पकड़ेगा, सेंटर में जो हैंगर है उसको पकड़ के फिर डिस्क को डिस्प्लेस कर देगा. क्यों ऐसे? मालूम है, वो माइंडसेट है हमारा कि वहां पे अगर सेंटर पे जो हैंगर है वहां पे पकड़ेंगे तो हमें जो भी रिक्वायर्ड वर्क होगा वो कम लगेगा, क्योंकि उस सेंटर पे क्या था, उस डिस्क का पूरा मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड था. प्रैक्टिकली ऐसे हो नहीं सकता कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है कि सेंटर का उतना पोर्शन जो है फिर हम वेल्ड करके उसको कट करके निकाल देंगे तो डिस्क मासलेस हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा. लेकिन बॉडी की फिजिकल कंडीशन ऐसी होती है कि उस पॉइंट के ऊपर पूरा मास है ऐसे हमें लगता है, एंड अगर उस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे
तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करके वहां पे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है? इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे बॉडी का मास है वो सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास की तरह और एक कंसेप्ट होती है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास की तरह और एक कंसेप्ट है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या है? देखो, कंडीशन ये होती है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट 99% बॉडीज में कोइंसाइड होती है। बस 1% में कुछ बॉडीज ऐसी है कि जिनकी शेप कंपेरेबल टू द शेप ऑफ द अर्थ है, मतलब अर्थ के साइज के शेप से बड़ी जिनकी शेप है। फॉर एग्जांपल सह्याद्री, सातपुड़ा, हिमालय, एल्प्स, ये जो बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस है वो सब क्या है, अर्थ के शेप के कंपैरिजन में उनकी शेप है। तो उनकी केस में क्या होता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे आता है, इतना कि हम उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। इसलिए हम कंसीडर करते हैं ऑलमोस्ट हर एक बॉडी में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल कोइंसाइड विद ईच अदर। लेकिन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब है क्या, इसको हम आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन पहले इसको मतलब डिफाइन कर लेते, समझ लेते, फिर यहाँ पे इसका डिस्कशन हम खत्म करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है द पॉइंट इन द बॉडी through which acceleration due to gravity always acts in vertically downward direction। मतलब देखो, बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें से हर बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बुक लिया है मेरे हाथ में और ये बुक को मुझे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए इस बॉडी के अंदर, इस बुक के अंदर एक ही पॉइंट होगा कि जिसमें से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है, बाकी पॉइंट के लिए वो इंक्लाइन एक्ट होता है। इसका मतलब अगर मैं बुक को बैलेंस करूंगा सिंगल पॉइंट को टच करके, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा वो बॉडी के सेंटर पे कहीं तो आएगा। एंड सेंटर पे अगर मुझे डिफरेंट पॉइंट पे ऐसे ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे और इस तरह से एक पॉइंट मिलेगा जिसके ऊपर अगर मैं एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बैलेंस कर रहे हैं, तो पूरा नोटबुक यहाँ पे बैलेंस्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर इस पॉइंट को छोड़ के मैं दूसरे किसी भी पॉइंट के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स अप्लाई करके इसको बैलेंस करने का ट्राई करूंगा, तो ये बैलेंस होगा ही नहीं। तो एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करने से नोटबुक बैलेंस हो गई, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो अकेला पॉइंट था जिसमें से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रही थी। मतलब मुझे जो मिला है वो कौन है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सबको सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? डिफाइन करते टाइम उनकी डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली हर एक बॉडी में वो एक ही पॉइंट पे आते हैं, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होते हैं, ठीक है। चलो कमेंट फास्ट क्लियर है कि बोलो। चलो कमेंट फास्ट क्लियर है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखो हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करना, एकदम सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है, कुछ भी वहां पे चेंज नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास अगर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अप टू जितने भी है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस जितने भी मासेस। सेम वे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस अप टू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू। तो ये दो फॉर्मूले अगर यूज करेंगे तो हम कोई भी कंडीशन में किसी भी पार्टिकल की सिस्टम आपको दी जा रही है तो उसका सेंटर ऑफ मास हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, देख लो, बहुत डिफिकल्ट है ये फॉर्मूले, समझ में नहीं आते हैं, है ना, इतने डिफिकल्ट है।
वहां पे मास एंड डिस्टेंस का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, ओके। और ये फॉर्मूले कब एप्लीकेबल है, ओनली इफ हमें अगर सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, किसका, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड होमोजीनियस बॉडी, ऐसे दो टाइप के कंडीशन में हम ये सेंटर ऑफ मास पढ़ने वाले हैं। होमोजीनियस बॉडी मतलब क्या, ऐसी बॉडी जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक पॉइंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये चौक है, ये होमोजीनियस बॉडी हो गई, मेरी बॉडी है होमोजीनियस बॉडी हो गई, पूरा बोर्ड है ये होमोजीनियस बॉडी हो गई, ठीक है। लेकिन डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की सिस्टम मतलब क्या, कि अगर मैं कंबाइनली रूम में लैपटॉप है, कैमरा है, बोर्ड है, चौक है, चेयर है, इन सबको अगर कंसीडर करूंगा तो हर एक डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट पार्टिकल सिचुएटेड है, मतलब वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गई। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब भी दी जाती है तभी हम ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए अबव रिलेशन यूज करते हैं। अदरवाइज जर होमोजीनियस बॉडी आपको दी है तो उनके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो फिर से, अगर अभी एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट तो और क्लियर हो जाएगा। 3 मासेस है, एक 20 kg, एक 10 kg एंड एक 50 kg, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ, इनका सेपरेशन 2 मीटर है, इनका सेपरेशन 4 मीटर है, और बोला जा रहा है कि इनका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। अब कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे क्योंकि इसके बाद आपको एग्जांपल सॉल्व करने को देने वाला हूं। जब कभी भी पार्टिकल की सिस्टम दी जाती है, अब पार्टिकल की सिस्टम ये समझना इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार, पार्टिकल की सिस्टम मतलब क्या, कि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट बॉडी डिफरेंट पार्टिकल अगर रख दिए तो वो बनती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो अगर आपको इस तरह से सिस्टम ऑफ पार्टिकल दी जा रही है और उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है तो हमें क्या करना है, इसको बेसिकली 3-4 स्टेप में सॉल्व करना है। हर बार कहीं पे भी अगर मोर देन वन बॉडीज दी जा रही है, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल दी जा रही है, तो हमें वहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड उनके इंटरसेक्शन का पॉइंट यानी ओरिजिन ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए एक बेसिक रूल है, हर बार यही फॉलो होगा, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन आप नहीं करेंगे। जो लेफ्ट मोस्ट मास होगा उसमें से हम एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और लेफ्ट मोस्ट मास में से जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है इट विल रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, वो क्या करेगी, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे कि जो बॉटम मोस्ट सबसे नीचे का मास है उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे सब एक ही लाइन में, मतलब इनमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करेगी एक्स एक्सिस को, एंड ये दोनों वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं ये रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन, दैट इज 0,0। समझ में आ रहा है। इस तरह से हर बार कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट मास डावीकडचा मास उसमें से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, वो रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को। बॉटम मोस्ट मास में से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को। अब सिंप्लीफाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पहले कितने मासेस है 1 2 3, यहाँ पे उनको लिख देना है। ये 20 kg है, ये 10 kg है एंड ये 50 kg है। तीनों मासेस आ गए। अब उनके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, देखो ये बेसिक ज्योमेट्री की बातें सबको मालूम होती है। कौन सी, कि अगर कोई बॉडी ओरिजिन पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। यानी 20 kg अगर यहाँ पे ओरिजिन पे रखा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। उसके बाद कोई बॉडी अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रखी है मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, चाहिए तो मैं लिख के भी दूंगा इसको, ठीक है। अब देखो 10 kg एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, एंड एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना मतलब एक्स, ये ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आपको 2 मीटर दिया है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 2। एट द एंड ये 50 kg की बात करेंगे तो वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, लेकिन ओरिजिन से 50 का डिस्टेंस 4 + 2 यानी कितना बना, 6 बना। अब ये टेबल हो गया, फॉर्मूले तो मैंने दो ही लिख के दिए, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3। तो देखो m1 कितना है 20, x1 कितना है 0, तो ये 20 × 0 बनेगा 0। m2 कितना है 10, x2 कितना है 2, 10 × 2 बनेगा 20। m3 कितना है 50, x3 कितना है 6, 50 × 6 बना 300, डिवाइडेड बाय तीनों मासेस की एडिशन 20 + 10 30, 30 + 50 यानी 80। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो
300 प्लस 20 कितना होगा, 320 डिवाइडेड बाय 80, मतलब कि 4 मीटर पे सेंटर ऑफ मास होगा एक्स कोऑर्डिनेट। एंड वाई कोऑर्डिनेट में जो है सारे बार डिस्टेंसेस जीरो ही है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट 4 मीटर, यानी यहाँ पे कहीं पे तो इनका सेंटर ऑफ मास रहेगा। ठीक है, हो गया। ध्यान से देख लो, समझ लो। अगर ये क्लियर है तो आगे आपको ये पार्टिकल के सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए। एकदम सिंपल 3 स्टेप है, 3 स्टेप को फॉलो करना है, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। चलो देख लो एक बार स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है सबको? चलो आंसर भी आगे थे, क्लियर है। अब आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ये रूल लिख के दूं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के? कुछ लोगों को नहीं मालूम होते। इफ बॉडी इज प्लेस्ड at origin, then its x and y coordinates are 0,0। कोई भी बॉडी कहीं पे भी कभी भी अगर सेंटर मतलब ओरिजिन पे रख दी है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। ठीक है, उसके बाद में इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड along x axis, then its y coordinate will be 0। अगर बॉडी एक्स एक्सिस के ऊपर रख दी है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड along y axis, then its x coordinate will be 0। ध्यान से देखो, अभी ये पॉइंट इसलिए लिख के दे रहा हूं मैं, मुझे मालूम है कि ये सबको आता है, सबको मालूम है, लेकिन इसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अगर क्लियर है तो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन का आंसर कभी रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख के दिया है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। आगे ये हो गया एक बेसिक कंडीशन कि बॉडी अगर ओरिजिन पे है या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर है या फिर वाई एक्सिस के ऊपर है तो क्या होगा। लेकिन अगर बॉडी ना एक्स एक्सिस के ऊपर है ना वाई एक्सिस के ऊपर है और दोनों एक्सिस को छोड़ के वो प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो क्या करना है उसके लिए देखो। if body is not situated along x and y axis but in the plane, कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, यानी कि इस तरह से ये x है ये y, ना x एक्सिस के ऊपर है ना y एक्सिस के ऊपर है, इस प्लेन में बॉडी है, तो क्या करना है, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन x and y axis the point where perpendicular cuts the axis will represent the coordinate, will represent the respective coordinate। मतलब क्या, देखो कि अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे दिया है P, तो हमें क्या करना है, बस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, जहां पे कट करेगा वो बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्सिस के ऊपर, जहां पे कट करेगा वो बनेगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इतना सिंपल है। अभी इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करके ये पार्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, कमांड फास्ट, जो बोला है वो लिख के लो, जो लिख के दिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये सारे जो बोर्ड पे अभी लिख के दिए ये अगर फॉलो करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का
क्वेश्चन आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा एंड कंफर्म इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने ही वाला है, वो भी बहुत ज्यादा सिंपल। चलो, अभी आपको बोला गया है कि ऐसे एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी। इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड की लेंथ सेम है, और ये ए पॉइंट पे 20 kg, बी पॉइंट पे 40 kg एंड सी पॉइंट पे 40 kg, ऐसे तीन मासेस रख दिए और बोला है कि लोकेटेड सेंटर ऑफ मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। चलो कमन फास्ट, मैं आपको चांस देता हूं, कितने लोग आंसर दे पाते हैं, वी विल सी इट। कमन फास्ट। हाँ, साइड लेंथ तो दी नहीं, साइड लेंथ 1 मीटर लेनी बेटा। एक साइड लेंथ 1 मीटर, हर एक साइड की लेंथ 1 मीटर है। चलो कमन फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। वेरी गुड शुभमकर। चलो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? शुभमकर का आंसर भी आ गया। देखो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक रूल क्या बोलता है कि जो लेफ्ट मोस्ट मास है वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे दोनों है, इनमें से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बन गया एक्स एक्सिस। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो बनेगा ओरिजिन यानी 0,0। अब यहाँ पे तीन मासेस है, एक 20 का, एक 40 का, एक 40 का। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। अब ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। कितना सिंपल है, देखो टेबल कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा। देखो सबसे पहले ये 20 kg ओरिजिन पे, तो जो लिख के दिया था उसके अकॉर्डिंग इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। ये 40 kg एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल था, मतलब इसकी लेंथ 1 मीटर होगी, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 मीटर बनेगा। लेकिन अब ये बी वाला 40 kg ना एक्स एक्सिस के ऊपर है ना वाई एक्सिस के ऊपर है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो बनेगा कोऑर्डिनेट। अब देखो ये AC के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। टोटल लेंथ अगर 1 मीटर थी तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा, 0.5, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 0.5। अब चाहिए वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कंडीशन क्या है, देखो इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब इसके मीडियन की लेंथ है। तो इसको निकालने के लिए हम इतना सा राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। तो ये 1 मीटर हो गई, ये 0.5 मीटर हो गई, ये x हो गया। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0.25 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0.75, यानी x इक्वल्स टू कितना होगा, 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर रूट में। अब स्क्वायर रूट में 7.5 है, स्क्वायर रूट में 7.5 है, मतलब सॉरी 75 है, मतलब कितना होगा, 64 होता तो 8, 81 होता तो 9, मतलब ये 8.5 होगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, यानी एक्स आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.85 मीटर। या फिर सिंपली √3/2 टाइम्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 0.85 मीटर। अब टेबल में सब वैल्यूज आ गए। अब इसमें क्या करना है, जो फॉर्मूले थे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको पुट करना है। देखो यहाँ पे मैंने बस
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये सिंप्लीफाई किया है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे। 1 square equals to 0.25 plus x square equals to 1 minus 0.25, that is 0.75. ठीक है, चलो अब x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बनेगा m1 x1 20 into 0 0 14 to 1 40 प्लस 14 to 0.5 20 अपॉन सारे मासेस की एडिशन 100। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 40 प्लस 20 60 अपॉन 100 मतलब 0.6 मीटर। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फिर से 20 into 0 0 14 into 0 0 14 to 8.5 कर रहे हैं मतलब 3.4 मीटर। x कोऑर्डिनेट बना 0.6 एंड y कोऑर्डिनेट बना 3.4। ये होगा सेंटर ऑफ मास। एक बार क्रॉस चेक करो आंसर्स क्या क्या आ गए आपके। 0.6 एंड 0.3। एक मिनट ना, ये 3.4 इनका मल्टीप्लीकेशन मैंने 100 से डिवाइड नहीं किया अभी। क्या होगा? ये आ रहा है 34 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.34 मीटर। 0.6 मीटर एंड 0.34 मीटर ये बनेंगे कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो देख लो, समझ लो, क्लियर है तो बोलो मुझे कमन फास्ट। मनवाद चुकले तुझे 77.5 सगळे। चलो बाकी लोग देख लो, स्टेप बाय स्टेप क्लियर है तो मुझे रिप्लाई करो। ठीक है, हो गया क्लियर सबको। तुझे आन्सर काही येऊ दे मनमत, इथं बोर्डवर मी सोडवले ते बघा, नंतर परत सोडवा। चलो, तो अभी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, अभी हम इसको रिप्लेस करके और कोई दूसरी शेप लेके आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे 3 मासेस है, ये 20 kg का, ये 50 kg का और ये 30 kg का। सेपरेशन है इनमें 3 मीटर एंड 2 मीटर और लोकेट द सेंटर ऑफ मास बोला है। चलो कमन फास्ट बाय द प्रोसीजर क्या करना है, पहले एक्स एक्सिस देन बाद में वाई एक्सिस एंड दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे देन इट विल रिप्रेजेंट ओरिजिन। चलो डू इट कमन फास्ट। अब करेक्ट आनी चाहिए सबके आंसर। मैं भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। स्ट्रेट लाइन अगर पास कर दी तो ये बना वाई एक्सिस, बॉटम में से स्ट्रेट लाइन आ गई मतलब ये बना एक्स एक्सिस, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो बनेगा 0,0 यानी ओरिजिन। अब टेबल बनाना है तो पहले 20 देन 50 एट द एंड 30। अब इनके कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, अब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब इनमें क्या होगा देखो, एक्स कोऑर्डिनेट 20 अगर ओरिजिन पे तो 0,0, सॉरी 20 ओरिजिन पे नहीं है, 20 कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा ओरिजिन से लेके 20 का मतलब 3 + 2 5 मीटर। 50 कहाँ पे, फिर से वाई एक्सिस पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो उसका डिस्टेंस है 2 मीटर। 30 कहाँ पे, ओरिजिन पे, तो 0,0। अब सिंपल फॉर्मूला क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 मतलब 0, m2 x2 मतलब 0, m3 x3 मतलब 0, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। देन y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 20 into 5 100, 15 into 2 100 प्लस 0 डिवाइडेड बाय मासेस की एडिशन कितनी है 30 + 50 + 20 मतलब 100। इसका मतलब 200 अपॉन 100 मतलब ये बनेगा 2 मीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, इनका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 2। चलो कॉमन फास्ट देख लो क्लियर है क्या, को किस किस के आंसर आ रहे थे। वेरी गुड, मनमत गॉट सेम आंसर। आकांक्षा 0.2 कहाँ से लेके आई, कोमल करेक्ट है,
शुभमकर करेक्ट है। चलो फिनिश्ड। तो इतना सिंपल प्रोसीजर है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहीं पे भी पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, बस कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ और कोऑर्डिनेट एक्सिस एक बार आ गए, वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इट विल रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ मास। तो कोई भी पार्टिकल की सिस्टम दी जा रही है, आपको हर बार यही बातें वहां पे अप्लाई करनी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास फॉर होमोजीनियस बॉडीज। होमोजीनियस बॉडीज मतलब जिस बॉडी में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है मतलब कि एक पूरी बॉडी एक है, जैसे स्फीयर दिया है, रिंग दी है, डिस्क दी है, कोन दिया है, रॉड दिया है, इनको बोला जाता है होमोजीनियस बॉडी, क्योंकि उनमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। हर एक मास को हम अलग अलग पोजीशन पे कंसीडर नहीं कर पाते। तो उनसे रिलेटेड एक रूल होता है, कौन सा रूल है, देखो फर्स्ट वन, इफ अ बॉडी इज symmetrical about x axis, then its center of mass will be situated along x axis only। मतलब कोई बॉडी अगर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो उसके लिए हमें y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड ही नहीं करना है। क्या करना है, बस अगर x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी हमें x एक्सिस के ऊपर ही मिलेगा। तो x एक्सिस के लिए हम वहां पे बस कैलकुलेशन करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दी है रिंग, ऐसी रिंग है, और इस रिंग के लिए मैं अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा जो यहां से पास हो रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट में इस रिंग को कट करेगी। मतलब हम बोलेंगे कि रिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, यानी कि इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कंपलसरी यहीं पे रहेगा। सेम वे रिंग को रिप्लेस करके अगर हमें डिस्क दी जा रही है तो डिस्क के लिए कंडीशन क्या होगी, अगर इसको सिमेट्रिकल मेंटेन करना है तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो दिस डिस्क इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्स एक्सिस ओनली। समझ रहे हो आप। इसकी जगह पे अगर कोई मैं हेमिस्फीयर लेके आऊंगा, हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर में से स्ट्रेट लाइन इस तरह से जाएगी तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्स एक्सिस। यानी कि अगर हम वहां पे बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं एंड डिवाइड हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि हम बोलते हैं कि बॉडी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो उस केस में बॉडी का सेंटर ऑफ मास कंपलसरी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी सेम पॉइंट आएगा फॉर वाई एक्सिस। मतलब बॉडी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा यहाँ पे वाई एक्सिस, then its center of mass will be situated along y axis only। सेम स्टेटमेंट है कि अगर सिर्फ बॉडी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब सारे बॉडी को ऐसे वर्टिकली कर देंगे तो ये बनी रिंग। अगर इस रिंग को मैं y एक्सिस के अलोंग यहां से कट कर दूंगा तो क्या होगा, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। उसी के सिमिलर अगर ये रिंग की जगह पे डिस्क है, अगर ये डिस्क को इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये सिमेट्रिकल है अबाउट मतलब y एक्सिस, तो इसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस के ऊपर होगा। या फिर इस तरह से, क्या ये हेमिस्फीयर है, कोई वाटी नहीं है, हेमिस्फीयर है, तो ये हेमिस्फीयर को अगर ऐसे y एक्सिस के अलोंग कट कर देंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सिर्फ y एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। चलो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, if body is symmetrical about, यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस की जगह पे मैं लिखूंगा बोथ एक्सिस। बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, देन इट्स सेंटर ऑफ मास विल बी सिचुएटेड अलोंग, अलोंग की जगह पे मैं लिखूंगा देन इट्स सेंटर ऑफ मास विल बी सिचुएटेड एट
ओरिजिन। मतलब कोई बॉडी है जो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलेशन करने ही नहीं है, हमें क्या करने है, बस एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने हैं, एंड दोनों एक्सिस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को अपन ओरिजिन बोलते हैं। तो एक बार ओरिजिन आ गया, मतलब ओरिजिन क्या करेगा, वहां पे सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रिंग है, अब ये रिंग को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करूं एक्स एक्सिस के अलोंग, या फिर वर्टिकली कट करूं वाई एक्सिस के अलोंग, दोनों भी केस में ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने वाली है। इसका मतलब ये रिंग का सेंटर ऑफ मास, मतलब यहाँ पे ये ओरिजिन होगा वो। सेम सिचुएशन है अगर मैं रिंग की जगह पे इस तरह से ये डिस्क ले रहा हूं, और इस डिस्क को मैं अगर हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कट करूं, या फिर वर्टिकली वाई एक्सिस के अलोंग कट करूं, दोनों भी केस में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही, मतलब दोनों भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ओ पे, वो रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ मास। अगर मैंने यहाँ पे होलो स्फीयर लिया है, उसको भी दो इक्वल पार्ट में कट करेंगे, तो इसका सेंटर रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है। होलो स्फीयर की जगह पे अगर मैंने सॉलिड स्फीयर लिया, दो पार्ट में कट कर दिया, तो अगेन इसका सेंटर विल रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ मास। या फिर इनकी जगह पे अगर मैंने कोई स्क्वायर प्लेट ली है, स्क्वायर प्लेट है, तो ये स्क्वायर प्लेट को अगर मैं पहले यहां से कट करने जाऊंगा, बाद में यहां से कट करूंगा, दोनों भी केस में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ मास। जैसे ये स्क्वायर प्लेट थी, वैसे ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। अब रेक्टेंगुलर प्लेट का भी सेम पार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अलोंग कट करूं, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग कट करूं, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, मतलब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से जो भी बॉडीज हमने बोर्ड पे देख ली है, इन सब की केस में क्या होता है, इन सब की केस में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर represents geometrical center represents the center of mass of the body. Curve if body is symmetrical about both axes. अगर कोई बॉडी दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ऐसे दिया गया है, तो उस केस में उसकी मीनिंग होगी, क्या मीनिंग होगी, कि जो बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री हमें सेंटर मालूम है, तो वो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी विल रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ मास। चलो कॉमन पास ध्यान से देख लो, बोर्ड पे क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, अब ये हो गया सिमेट्री। तीन बेसिक रूल मैंने बोले कि बॉडी अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा। अगर बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ मास भी वाई एक्सिस के अलग ही होगा। अगर बॉडी दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ मास दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ओरिजिन होगा। कितना सिंपल है देखो। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारी जो एबीसीडी है उसमें देखेंगे कि कौन कौन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, कौन कौन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, एंड कौन कौन बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। चलो, अगर आपको आइडिया है तो कमेंट में मुझे बोलो एक्स एक्सिस के अबाउट कौन कौन सिमिलर है, सॉरी सिमेट्रिकल है। चलो कम ऑन फास्ट। एक्स एक्सिस के अबाउट कौन कौन सिमेट्रिकल है, मैं लिखता हूं, एक बार देख लो। बी सी डी ई के, बी सी डी ई के। देखो, अगर इन सारे अल्फाबेट्स को मैं हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कट करूंगा, तो क्या होगा, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी।
एंड अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, यानी कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे रहेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा। सेम पार्ट अगर मैं ये वाई एक्सिस के लिए लूंगा तो वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, ए एम टी यू वी डब्ल्यू वाई, ये सारे सिमेट्रिकल है किसके अबाउट, सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, यानी उनको अगर वर्टिकली वाई एक्सिस के अलोंग कट करूंगा तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। अब बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कौन है, आई ओ एक्स एच, दीज आर सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। एंड इनको छोड़ के जो भी बचे होंगे एबीसीडी में, आपको मालूम है एबीसीडी, इनको छोड़ के जो भी बचे हैं दे आर नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस। ठीक है, चलो कमन फास्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। चलो हो गया। अब देखो, अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो होमोजेनियस बॉडी के बारे में हमने डिस्कशन किया है उनको सिस्टम ऑफ पार्टिकल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब आपको बोला जाएगा कि एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, इन दोनों को हमने एक दूसरे के टच में ऐसे रिप्रेजेंट किया है, प्लेस किया है। अगर इसकी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, तो लोकेट इनका सेंटर ऑफ मास। कहां पे होगा इनका सेंटर ऑफ मास, कमन फास्ट, चलो फाइंड करेंगे सब लोग। जो अभी लिख के दिया था स्टार मार्क करके उसको अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे, डू इट। सबसे पहले जैसे जब भी हमें ऐसी पूरी बॉडी दिखेगी हम चेक करेंगे ये सिमेट्रिकल है क्या। पहले मैं सिमेट्री के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, दिख रहा है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है मतलब सिमेट्रिकली अबाउट एक्स एक्सिस। फिर हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली भी कट करके देखेंगे तो ये सिमेट्रिकली अबाउट वाई एक्सिस भी। तो अगर ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये ओरिजिन रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर ऑफ मास हो गया आंसर। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे फाइंड करना है, कहाँ से फाइंड करना है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको अगर बोला गया है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए, तो ए से इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस मतलब ये स्फीयर का डायमीटर आर प्लस आर, तो ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा, ट्वाइस ऑफ आर। कहाँ पे, अलोंग एक्स एक्सिस पे। अगर आपको बोला जा रहा है बी से, तो बी के ऊपर है मतलब सेंटर ऑफ मास बनेगा एट 0,0, यानी ए से अगर बोलेंगे तो ये आएंगे कोऑर्डिनेट्स 2r,0। बी से बोलेंगे तो ये आएगा 0,0। अगर सी से बोलेंगे मतलब यहाँ पे अगर ओरिजिन हम लेंगे तो ये माइनस में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सी के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2r,0। इस तरह से हमें जो बेसिक रूल थे किसके लिए, पार्टिकल के सिस्टम के लिए, वही अप्लाई करने हैं। अब ये एबीसी मतलब क्या, कि वो बोलेंगे ए से फाइंड करो, बी से फाइंड करो, सी से फाइंड करो, मतलब हमें ओरिजिन वहां पे लेना है, वहां से पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इतना सिंपल है अगर बॉडी सिमेट्रिकल दी जाती है तो। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का बस इंट्रोडक्शन